बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो पहले हम अपनी कोर्स आउटलाइन देख लेते हैं जी, थोड़ी सी कि हमने इस कोर्स में ओवरऑल क्या कुछ करना है। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी ट्रांजैक्शन इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के होते हैं, या जो भी एंटिटीज़ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना चाहती हैं, वो किसी बिजनेस नाम पे ही हो सकती हैं। यानी किसी इंडिविजुअल नेम पे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। तो सबसे पहली जो इसमें हमें रिक्वायरमेंट आएगी, इंपोर्ट करना चाहें या एक्सपोर्ट करना चाहें, तो वो एक बिजनेस की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आएगी। तो हम अपने कोर्स में देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कितनी फॉर्म्स में रजिस्टर हो सकते हैं और उनकी रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार क्या है, उनकी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ताकि आप खुद कोई बिजनेस रजिस्टर करवाना चाहें या आप किसी को कोई एडवाइस देना चाहें, तो आप उस चीज़ को समझते हों कि कौन सा बिजनेस फॉर्म यूज़ करना ज़रूरी है या बेनिफिशियल है। उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड है क्या और उसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। अच्छा, एक दफ़ा मुझे आप रिस्पॉन्ड करके बता दीजिए कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, और मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल जी, सर, आ रही है क्लियर है। आवाज़ बिल्कुल। जी, ठीक है। अच्छा, इसमें इंटरनेशनल ट्रेड में कमर्शियल रिस्क आ जाते हैं, पॉलिटिकल रिस्क आ जाते हैं, रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ फॉरेन लॉज आ जाते हैं, कार्गो के रिस्क हैं, क्रेडिट रिस्क हैं, फॉरेन एक्सचेंज इन फ्लक्चुएशन के रिस्क हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं एक बर्ड आई व्यू दे रहा हूँ आपको कि हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे मुल्क का और इंटरनेशनल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्या है, यानी वो कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से लॉज हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड को गवर्न करते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करते हैं। तो हमारे मुल्क का जो प्राइम एक लॉ है या रेगुलेशन है, वो है एसबीपी फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल। इसमें एक चैप्टर इंपोर्ट के ऊपर है, एक एक्सपोर्ट के ऊपर है। इसके अलावा भी इसमें काफ़ी चैप्टर्स हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, यानी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड हर जो ट्रांजैक्शन है या मामला है वो इसमें कवर किया गया है, जो हमारे मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करता है। उसके अलावा एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर है, लेटेस्ट जो उसका 2022 का वर्जन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इशू करती है। इंटरनेशनल लेवल पे यूसीपी फॉर डीसी आईसीसी पब्लिकेशन नंबर 600। यूसीपी स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस। आईसीसी पब्लिकेशन से मुराद ये है कि ये एक इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना हुआ है 1933 से, जो इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स, मुख्तलिफ गाइडलाइंस और मुख्तलिफ रूल्स इशू करते रहते हैं। इन्हीं का आईसीसी का इशू किया हुआ एक डॉक्यूमेंट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिस, जिसको उर्फ आम में आईएसबीपी कहते हैं। फिर हमारे मुल्क के, अब आपको आजकल पता है कि एफएटीएफ का शुरू होगा हर तरफ है, तो उसी के जेर असर हर मुल्क ऐसी पॉलिसीज बनाने पे मजबूर है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने में काम आए। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हैं, कम्बैटिंग दी फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म और काउंटरिंग दी प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग, ये रेगुलेशंस हमारे अपने मुल्क के लाज हैं। इसके अलावा जो हमारा मेजर कंसर्न जिस पे हम ज़्यादा बात करेंगे, वो है ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क, जिसको शॉर्ट अल्फाज में टीबीएमएल फ्रेमवर्क कहते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपोर्ट कुछ ऐसी हैं जो एग्जेम्प्ट हैं इन रेगुलेशन से, जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन से एग्जेम्प्ट भी कुछ एक्सपोर्ट्स होती हैं, वो कौन सी हैं, कौन कौन से फॉर्म प्रेस्क्राइब किए गए हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट की पेमेंट को वसूल करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं और उनके लिए कितना टाइम पीरियड अलाउ किया गया है, इसको हम डिस्कस करेंगे। एक्सपोर्ट फॉर्म्स को बैंक्स से सर्टिफाई करवाना क्यों ज़रूरी है और उसका तरीक़ेकार क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, जो माल हम भेजते हैं बाहर, उसके जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उनकी बनाने का तरीक़ेकार, और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि माल डिलीवर किसको होगा और कैसे होगा, उसको डिस्कस करेंगे। फिर एक्सपोर्टर्स को कमीशन या डिस्काउंट देना पड़ता है, उसके क्या रूल्स हैं स्टेट बैंक की तरफ से, और बिजनेस टू कस्टमर जो ई कॉमर्स है उसके क्या रेगुलेशंस हैं। फिर हम इसमें देखेंगे कि एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आ जाते हैं। परफार्मा इनवाइस है, बेसिक डॉक्यूमेंट है, ये आपका एग्रीमेंट होता है बिल्कुल स्टार्ट पे। उसके बाद कमर्शियल इनवाइस है, काउंसलर इनवाइस है। ये इसको हम वन बाय वन, एक एक डॉक्यूमेंट को मैं आपको ना
उसके फॉर्मेट्स भी शेयर करूंगा और उनके एक एक इंग्रेडिएंट को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आपका पैकिंग लिस्ट आ गई, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आ गया, क्वालिटी सर्टिफिकेट्स, बिल ऑफ लीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसको हम पूरी तफसील में डिस्कस करेंगे कि इसकी नेचर क्या है, निगोशिएबिलिटी से क्या मुराद है, इसके पर्पस क्या है, इसके बनाने का कितनी टाइप्स का ये होता है, और इसके कंटेंट्स क्या कुछ होते हैं, इंपॉर्टेंस इसकी डिस्कस करेंगे। इसी तरह अगर बाई एयर शिपमेंट है तो उसके लिए एयरवे बिल यूज होता है। एयरवे बिल का हम देखेंगे कि अब क्या पर्पसेस हैं, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, और कौन सी ऐसी शिपमेंट्स हैं जिनको बाई एयर मूव करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बनिस्बत इसके कि उनको बाई सी शिप किया जाए। बाकी रेलवे रिसीट्स, शिपिंग एडवाइस, इंश्योरेंस को हम देखेंगे कि इंश्योरेंस पॉलिसी और कवर नोट क्या चीज़ें हैं और क्यों ज़रूरी हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज इन डॉक्यूमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है। गुड्स डिक्लेरेशन बहुत अहम है, जो कस्टम्स वालों के पास डिक्लेरेशन फाइल किया जाता है, चाहे आप इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों सूरतों में गुड्स डिक्लेरेशन फाइल करना होता है कस्टम्स को। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हम डिस्कस करेंगे, जो पीएसडब्ल्यू के तहत पहले जिसको हम ई फार्म कहते थे, मैनुअल ई फार्म इशू होता था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ई फार्म आ गया वीबॉक की शक्ल में, और अब पीएसडब्ल्यू में उसी ई फार्म का नाम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रख दिया गया है। पर्पज इसका वही है जो ई फार्म का होता था। ई फार्म के साथ जो बैंक के लेटर्स और एनओसी इशू होते हैं वो किन सूरतों में इशू होते हैं और किन सूरतों में नहीं इशू हो सकते, ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर एक एक्सपोर्ट प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है, ईपीआरसी, ये भी एक्सपोर्टर्स के लिए एक अहम चीज़ है अगर उन्होंने रिफंड या रिबेट क्लेम करना है तो उसके लिए। फिर हम देखेंगे जी इनको टर्म्स, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, इनका जो लेटेस्ट वेरिएंट चल रहा है वो 2020 है, और इनके हम मीनिंग देखेंगे, पर्पस देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, और इनका जो एक बेसिक पर्पस है वो डिस्कस करेंगे कि ये क्यों बनाई गई हैं और इनका इस्तेमाल क्या है। इसके बाद हम एच एस कोड्स को डिस्कस कर लेंगे। एच एस कोड से मुराद है हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड्स। ये वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया के, जो हर मुल्क के जो कस्टम्स का इदारा है उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने इसको डिवाइस किया हुआ है, और हर मुल्क है जो कस्टम्स का अदारा है फिर उसको थोड़ा सा अमेंड करके अपने मुल्क में एप्लीकेबल कर लेता है। स्विफ्ट मैसेजेस क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और एक्सपोर्ट के हवाले से MT103, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज है, इसकी मैं आपसे डिटेल्स भी शेयर करूंगा, फॉर्मेट भी दिखाऊंगा, और उसके हम इंग्रेडिएंट्स भी डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है जी पाकिस्तान सिंगल विंडो। पाकिस्तान सिंगल विंडो अब एक सेंटर पॉइंट है जिसके थ्रू सारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही है। सिर्फ यही एक पॉइंट नहीं है, अभी वीबॉक भी चल रहा है और दूसरे भी वन कस्टम वो भी चल रहे हैं, लेकिन मेनली जो हमारे ट्रेडर्स हैं या जितनी भी कमर्शियल इंपोर्ट है या जो जनरल पब्लिक है वो इसी PSW के थ्रू ही इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। इसके बाद आ गया मोड्स ऑफ पेमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक्चुअली जो ट्रांजैक्शन हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के करने हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं, और हर टाइप की क्या खसूसियात हैं, उसके रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, किस मोड के लिए कौन सी रेगुलेशंस और रिक्वायरमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और फिर बैंक्स उनको कैसे रेगुलेट करते हैं। तो हम इसमें एडवांस पेमेंट को भी डिस्कस करेंगे, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन को भी डिस्कस करेंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट को भी डिस्कस करेंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट ज़्यादा तफसील से डिस्कस किया जाएगा। वैसे तो हम हर ट्रांजैक्शन को अच्छी तरह तफसील से डिस्कस करेंगे, लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट ज़्यादा टेक्निकल है और इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ज़रूरी है। उसके बाद ओपन अकाउंट आ जाता है, उसको भी इंशाल्लाह तफसील से डिस्कस करेंगे। अभी ऊपर जो हमने यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस को डिस्कस किया, उसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं, वैसे तो ये एक जो रेगुलेटरी चीज़ें हैं ना, जो लॉज हैं और रेगुलेशंस हैं, वो अगर उनको हम एज रेगुलेशंस और लॉज पढ़ना शुरू कर दें तो आपके लिए वो बहुत बोरिंग और कम्बरसम हो जाएगा। तो हम उसमें ये करेंगे कि जो आपसे रेलिवेंट प्रोविजंस है ना वो हम आपसे डिस्कस करके आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग देंगे। फिर कार्गो इंश्योरेंस आ जाती है, जो इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स में कितनी टाइप के होते हैं, और एज अ बिजनेसमैन या एक्सपोर्टर आप अगर इंश्योरेंस करवा रहे हैं अपने कार्गो की तो आपने उसमें क्या क्या चीज़ें इंश्योर करनी है। फिर हम थोड़ा सा रोल ऑफ क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट्स भी देख लेंगे कि वो आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और क्या क्या चीज़ें उनको डेलीगेट कर सकते हैं।
कस्टम क्लियरेंस को थोड़ा सा देख लेंगे कि रेड चैनल क्या होता है, येलो चैनल क्या होता है, ग्रीन चैनल क्या होता है, क्लियरेंस का तरीकेकार क्या है। अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हुए या उसमें उस साइड से कोई बंदा हुआ जो करना चाहेगा तो इसको भी हम तफसील से डिस्कस कर लेंगे। फिर आ जाता है एक्सपोर्ट ओवरड्यूज। बेसिकली एक्सपोर्ट की रियलाइजेशन का एक स्टेट बैंक ने टाइम फ्रेम दिया होता है, अगर उससे वो पेमेंट लेट हो जाए तो उसको फिर एक्सपोर्ट पेमेंट को ओवरड्यू कंसिडर किया जाता है और उसकी बाकायदा एक रिकॉर्ड कीपिंग होती है और स्टेट बैंक को रिपोर्टिंग होती है। अगर क्रॉनिक हो जाए ओवरड्यू तो फिर वो स्टेट बैंक उसको फॉरेन एक्सचेंज एडजुडिकेशन कोर्ट में फाइल करता है उसका केस। तो इसकी भी हमें आगाही एज अ एक्सपोर्टर होनी चाहिए, ताकि हम अपने काम को, अपने बिजनेस को ऐसे तरीके से मैनेज करें कि चीज़ें उन मामला तक जाने से पहले ही सॉर्ट आउट हो जाएं। थोड़ा सा मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप अपना फीडबैक देते रहें ताकि वन साइडेड ट्रैफिक ना चलती रहे, मुझे पता चलता रहे कि आप लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। बिल्कुल सर, समझ रहे हैं। असल में राइट। ना, हम ऊपर से इसको देख रहे हैं ना, इस वजह से पूरा हमें ऊपर से जा जी। रहा है। अच्छा, तो मैं जब समझे। फुरकान साहब आपको भी क्लियर हैं चीज़ें? जी जी, क्लियर है। राइट। जिसकी ना समझ आएगी वो दोबारा आपसे पूछ लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, आप एनी टाइम, आप जिस चीज़ की समझ नहीं आती आप वो चाहे एक बार पूछें चाहे 10 बार पूछें, जब तक इंशाल्लाह हम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा फिर है जी, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग और इंसेंटिव स्कीम्स फॉर एक्सपोर्टर्स। किसी भी मुल्क के लिए जो मेजर सोर्सेज ऑफ फॉरेन इनकम, जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, वो दो ही होते हैं, एक तो उसकी एक्सपोर्ट्स और एक उसकी फॉरेन रेमिटेंसेस। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करती है, एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिवाइज करती है कि ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। एक्सपोर्टर्स को उसमें बेनिफिट्स मिलते हैं, उनके लिए स्कीम्स आती हैं, वो फिर उनको अगर वो अवेल करें तो अपने बिजनेस को वो मज़ीद बढ़ावा दे सकते हैं। तो वो हम जो स्कीम्स अवेलेबल हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ये एक जस्ट ओवरव्यू मैंने आपको दिया है।